हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पूरे ब्रह्मांड का कुछ ही मिनटों में रिवीजन करने वाले हैं। और ये वैसे प्रश्न होंगे जो आप डायरेक्ट एग्जाम में देखते होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खगोल विज्ञान से संबंधित हैं जितने भी प्रश्न आएंगे वो बनने का है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएंगे? खगोल की कहलाता है। ब्रह्मांड कहते किसको हैं? तो देखिए, दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। तारा किसे कहेंगे? वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। तारा बनने से क्या होता है? तारा बनने से पहले विरल गैस का वह गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें नीहारिका कहते हैं। जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होते रहता है। तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारों में ईंधन किस तरह से रहता है? तो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। अब देखिए, लाल रंग किसका होता है? तो निम्न ताप का होता है, जिसका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सफेद रंग मध्यम ताप का होता है और नीला रंग उच्च तापमान का होता है। फिर है, तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लाल दानव यानी रेड जायंट किसको कहेंगे? इसके बारे में देखते हैं। जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है, जब तारा या सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। केस 1 में क्या होता है देखते हैं। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है तो वह श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन किसे कहें? इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। नेक्स्ट है काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। यह फिगर के द्वारा बताया गया है कि कैसे कैसे तारों का निर्माण होता है। जैसे विरल गैस का पहले होता है, फिर नीहारिका में बदलता है, फिर तारे का निर्माण होता है। फिर लाल दानव, श्वेत वामन, काला वामन, अभिनव तारा और न्यूट्रॉन तारा। ये सब दिया गया फिगर के माध्यम से। केस 2 में है, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारा का रूप लेगा। अभिनव तारा किसको कहेंगे? इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण से ये विस्फोट करने लगते हैं। अतः इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। यानी अभिनव तारा को क्या कहेंगे? तो विस्फोटक तारा कहेंगे। विस्फोटक के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। न्यूट्रॉन तारा किसे कहेंगे? तो इसको देखते हैं। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च हो जाता है और आकार छोटा हो जाता है। इसका घनत्व उच्च हो जाता है और आकार क्या होता है? तो छोटा हो जाता है। अब है पल्सर। यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती है। फिर है क्वेसर क्या होता है? तो ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर, इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। यह श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। चंद्रशेखर सीमा क्या है? इसके बारे में जानते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना यानी 1.44 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने समीप के चारों ग्रह को जला देगा। व्हाइट होल यह एक परिकल्पना है जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहा है।
व्हाइट होल क्या है, तो यह एक परिकल्पना है जिसे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। नेक्स्ट है आकाशगंगा यानी गैलेक्सी। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहेंगे। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाया जाता है। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या कहेंगे, तो बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में क्या पाए जाते हैं, तो ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। बल्ज में क्या होता है, तो तारों की संख्या सबसे अधिक होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष यानी 12 × 10 के पावर 8 मीटर 8 वर्ष में पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। सुपर क्लस्टर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगाएं हैं। कौन कौन है देखते हैं, मंदाकिनी है, देवयानी है और तीसरा है NGC M33 है। देवयानी के बारे में जानते हैं। देखिए यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। देवयानी क्या है, तो हमसे सबसे करीब का आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष यानी 2.2 × 10 के पावर 6 प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC M33 है। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी यानी मिल्की वे हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसे मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला भी कहते हैं। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है। जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में जाते हैं तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को वल्ज कहते हैं। वल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ये ब्लैक होल वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है। अतरु तारों का अंत ब्लैक होल में ही जाकर होता है। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर यानी एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तारा मंडल यानी ग्रुप ऑफ स्टार सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 88 है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। ध्रुव तारा यानी पोलर स्टार, यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था, अतः इसे दिशा सूचक कहते हैं। साइरस यानी डे स्टार, यह सबसे चमकीला तारा है। इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। हैटर तारामंडल यानी ओरियन, यह शिकारी की तरह दिखता है। इसे मृग भी कहते हैं। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या है जिसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। नेक्स्ट है बृहद सप्तऋषि। यह 7 तारों का एक समूह है। इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। लघु सप्तऋषि, यह भी 7 तारों का एक समूह है किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। इसके सहयोग से भी ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है।
तो फ्रेंड्स ये थे आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसे 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।